ऐड करते हैं, नाइट्रिक एसिड का OH, क्लोरोफॉर्म का H, वाटर निकल जाता है, NO2 लग जाता है, इसे कहते थे क्लोरोपिक। इंसेक्टिसाइड होता है, इसे टीयर गैस। ठीक है, एक टेस्ट भी है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। क्लोरोफॉर्म में अगर हम प्राइमरी अमाइन और KOH या NaOH डालते हैं तो आइसोसाइनेट बन जाता है, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। ठीक है, हो जाएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हेलोफॉर्म में से क्लोरोफॉर्म ही क्यों है? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है CCl3 नेगेटिव। ठीक है, हो जाएगा ये। नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं, पहले एक मैकेनिज्म पेंडिंग है वो कर रहे हैं। SNAR में एक मैकेनिज्म है एलिमिनेशन एडिशन। रेयर ऐसा रिएक्शन होगा कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन है अमोनिया से, करवा दी उसने, जबकि होती नहीं, हमें पता है, लेकिन लिखा हुआ है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो ये कैसे करवा दी? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, इवन डाउज प्रोसेस जो 600 और 300 पे हो जाती थी, नाइट्रो लगा के नहीं, 600 और 300 पे, वो हाई टेम्परेचर प्रेशर पे कैसे होती है, उसका मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। इसे कहा जाता है एलिमिनेशन एडिशन, या फिर याद रखने के लिए बेंजाइन मैकेनिज्म कर लो, क्योंकि इसमें एक नया इंटरमीडिएट हम पढ़ेंगे, बेंजाइन। बेंजाइन हमने पढ़ा हुआ है, बेंजीन के ऊपर अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है एक जगह तो उसे कहते थे बेंजाइन। ठीक है, अब ये कैसे होगा, मैकेनिज्म बहुत ही ब्रीफ हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन में चलेंगे। मेन तो क्या है, हमें पता भी अमोनिया यहाँ अटैक तो कर नहीं पा रहा क्योंकि नाइट्रो नहीं लगा हुआ। तो एक चीज ध्यान से सोचो भी, कई बार हमने ऐसे पढ़ा भी, या तो सब्स्टिट्यूशन होती है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होती तो एलिमिनेशन हो जाती है। जैसे 3 डिग्री में, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन रोक दिया आपने, रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो उसमें क्या होने लग गया था? एलिमिनेशन। जैसे विलियमसन सिंथेसिस, याद है? अगर 3 डिग्री में एलिमिनेशन होने लगे आती है तो यहाँ भी फिर ऑप्शन है भी, अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही तो क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। लेकिन उसके लिए हमें हीट करना पड़ेगा। तो इसे हीट करते गए काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करने से हमने देखा एलिमिनेशन हो गई। एलिमिनेशन कैसे हुई? ये वाला Cl नेगेटिव निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा? H। ठीक है, जैसे ही एलिमिनेशन हो जाती है पहले एक इंटरमीडिएट बन जाता है जिसे कहा जाता है बेंजाइन, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, इसे क्या कहा जाता है? बेंजाइन। जल्दी आओ, ये बेंजाइन बन जाता है। ठीक है, अब फिर अमोनिया बेंजाइन पे अटैक करेगा, यहां से अमोनिया अगर अटैक करता है तो अमोनिया एक साइड NH2 लगा देगा, इस तरफ अगर अमोनिया लग गया NH2 तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरफ अगर अमोनिया लग गया तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, किसी एक तरफ लग जाएगा। और जैसे ये अमोनिया लगे आता है, इसे बेटर है रिएक्शन आप NaNH2 से कर लो। NaNH2 बीच में क्या डालते हैं हम? अमोनिया। ठीक है, अगर NaNH2 से करें तो पहले देखो क्या हुआ, यहां से Na के साथ Cl निकल गया, NH2 के साथ क्या निकल गया? H, अमोनिया निकल गई, ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, NaNH2 कर लो, NaNH2 से हमारा ये क्लियर हो जाएगा भी NaCl, Cl कहाँ गया? इसके साथ क्या निकल गया? अमोनिया, ये निकल गए। अब इसके ऊपर दोबारा से NaNH2 तो बहुत है हमारे पास, और NaNH2 अटैक करेगा। Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव में से किसी एक कार्बन पे पहले NH2 अटैक कर देगा, 1 पे भी कर सकता है, 2 पे भी कर सकता है, यहाँ इसकी इच्छा है किसी पे भी कर दे। अगर 1 पे अटैक होता है, 1 कार्बन पे अटैक होता है तो यहां लग जाएगा NH2, चेक करना, अगर यहाँ NH2 अटैक करता है नेगेटिव वाला तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर, ये दूसरे कार्बन पे शिफ्ट होगा। ठीक है, तभी सेटिंग आएगी। ये वाला इधर चल जाएगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव।
लेकिन NH2 सेकंड कार्बन पे भी अटैक कर सकता है क्योंकि आपने फ्री छोड़ दिया इसे, और अगर यहाँ NH2 अटैक कर देता है यहाँ नेगेटिव आ जाता है, बन गया प्रोडक्ट। बाद में ये नेगेटिव जो अमोनिया निकली थी ना, ये वाली अमोनिया से H ले लेगा क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसेस वीकर। तो ये एक बार तो Na लगा हुआ है टेम्पररी, लेकिन इसे अमोनिया से फिर से H मिल जाएगा, H मिल के ऐसे प्रोडक्ट बन जाता है, और अमोनिया का NH2 नेगेटिव फिर से रीजनरेट हो गया, ये दोबारा यहाँ से स्टार्ट करेगा, साइक्लिक हो जाता है। अगर यहाँ NH2 लगा है तो यहाँ H लग जाएगा, ऐसे प्रोडक्ट बन जाते हैं, और NH2 नेगेटिव दोबारा रीजनरेट। इट मीन देखा जाए तो एक ही NH2 लगा, उसने अटैक 2 बार किया है। पहली बार तो NH2 नेगेटिव ने H निकाला है, एलिमिनेशन करवाई है। दूसरी बार NH2 ने यहाँ अटैक करके Cl को निकाल के ये लग गया। एक NH2 तो बन भी गया ना, तो जो 2 अटैक हुए थे, एक यहाँ एक यहाँ, 2 में से एक दोबारा बन गया। इट मीन ओवरऑल सीधा आप लिख सकते हो भी Cl निकल के क्या लग गया, NH2। ठीक है, तो हम सीधा लिख सकते हैं भी Cl निकला है फाइनली, तो NH2 लगा है, प्लस क्या निकला है, NaCl। हो जाएगा। अब आपको इतना क्यों कंफ्यूज किया सर ने, सीधा ही बता देते भी Cl हट के NH2 लगेगा, है ना, क्यों इधर लगाया इधर लगाया, रीजन है बेटा, इसमें 2 प्रोडक्ट कहे जाते हैं। कई बार ना तुम्हें ऐसे स्टार लगा के दे देगा, एक पे तो Cl लगा ही है, अब जिसपे Cl लगा है वो कार्बन पे तो NH2 लगना ही है, चलो सबको पता है, लेकिन उसने स्टार लगा के दे देना है क्वेश्चन, और आंसर में चॉइसेस में रहेगा कि जिसपे स्टार लगा है ना उस पे भी NH2 दिया होगा, और आंसर दिया होगा ऐसे, ए वाला जिसपे स्टार नहीं लगा उस पे NH2, बी वाला जिसपे स्टार लगाया हुआ है उस पे NH2, मीन Cl तो यहां लगा था उस पे नहीं लगा NH2, दूसरे पे, और सी ऑप्शन दिया जाएगा बोथ, तो यहां हमारा आंसर क्या आएगा, बोथ। ठीक है, इस वजह से आपको ये बताया जा रहा है, तो इससे क्लियर होता है भी पहले फ्री बेंजाइन बन जाता है। बेंजाइन के ऊपर दोनों ऑप्शन है, चाहे ये 1 पे अटैक कर दे जिस साइड Cl लगा था उस पे, चाहे दूसरे पे अटैक कर दे। ठीक है, हो जाएगा। ये जो नया प्रोडक्ट बन जाता है जिसपे स्टार लगाया है, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, इसे कहते हैं सिने प्रोडक्ट, एक नाम दिया हुआ है, सिने प्रोडक्ट बोला जाता है, मींस जो एक्सपेक्टेड नहीं था वैसा प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे Cl लगा है, वहां पे अगर सीधा SN2 बताना है किसी को बिना मैकेनिज्म तो समझ जाएंगे सारे भी Cl हट के NH2 लग गया, लेकिन यहाँ Cl लगा उसके साथ वाले पे नेबर कार्बन पे कैसे चला गया, तो उसे एक अलग से नाम दिया उसने मैकेनिज्म के बेस पे, इसे क्या कहा जाता है, सिने प्रोडक्ट। हो जाएगा बेटा। तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक नॉर्मल प्रोडक्ट यहाँ लगा हुआ है वहीं पे लगाना है, एक सिने प्रोडक्ट। पहले एलिमिनेशन होती है, फर्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन होती है, ये पार्ट का क्या है, एलिमिनेशन वाला पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या होता है, एडिशन होता है, एक तरफ NH2 एक तरफ H, तो पहले एलिमिनेशन है, बाद में क्या है, एडिशन। एलिमिनेशन एडिशन, एडिशन एलिमिनेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग होएगा, तो हम इसे याद करेंगे बेंजाइन के नाम से, भी एक है बेंजाइन वाला, एक है एडिशन एलिमिनेशन। ठीक है, ऐसे याद कर लो, जो कंफ्यूजन कर लोगे बेटा, हो जाएगा। अब लास्ट एक क्वेश्चन और बताना है इसमें, पहला तो ये पता चल गया कि अगर ऐसे रिएक्शन होता है, आपको कह दे बेंजाइन मैकेनिज्म से रिएक्शन करवाओ, यहाँ Br लगा है यहाँ स्टार लगा है, एक ही रिएक्शन है, बहुत ज्यादा नहीं है, NaNH2 के साथ बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिखा होगा, और हमें आंसर ऐसे दिए होंगे, क्या क्या आंसर है, पहला NH2, दूसरा स्टार वाले पे NH2, थर्ड बोथ, फोर्थ नन। तो मैकेनिज्म से एक तो हमने ये क्वेश्चन निकाल लिया, अभी एक तो 2 ही क्वेश्चन है इसमें से, इसलिए मैंने बताया था कि मेन नाइट्रो वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बस एक याद करना है हमने, है ना, 1-2 पॉइंट्स। तो अगर तुम्हें याद रह गया भी हाँ 2 मैकेनिज्म है, एक तो नाइट्रो वाला, एक सर ने बताया था भी कुछ एलिमिनेशन होके बेंजाइन बनाते हैं, पहले बेंजाइन बना के फिर अटैक करता है, जैसी बेंजाइन बनता है क्योंकि इस पे दोनों ऑप्शन है, 1 पे कर दे, ये Cl तो है ही नहीं ना कहीं, 1 पे कर दे या फिर 2 पे अटैक कर दे, जिसकी वजह से दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल हैं,
तो आपको हो गई ये ए भी बनेगा बी भी बनेगा, तो आंसर क्या होगा, बोथ आएगा। हो जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, मैकेनिज्म के बेस पे बता रहे हैं, है ही मैकेनिज्म वाला ही क्वेश्चन है, वैसे नॉर्मल तो है ही नहीं, है ना। दूसरा एक इस पे एक क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा भी, ठीक है दो बनाओ, दो बना लो, लेकिन एक साइड चेन लगा रहा हूं मैं, मान लेते हैं यहाँ पे OCH3 लगा है NaNH2। अब पहले तो आप सिंपल रिएक्शन देखो भी, अगर OCH3 भूल जाओ, OCH3 लगा या नहीं बाद में देखेंगे, पहले सिंपल देखो भी, अगर मैं Br हटा के NH2 लगाता तो दो प्रोडक्ट बनते, एक तो बिल्कुल Br की पोजीशन पे, एक साथ वाले कार्बन पे, दो बन जाते। तो पहले तो मैं दो नेम लिख देता अभी, एक तो यहाँ पे NH2 लगेगा, OCH3 लगा रहेगा अपना, ये कौन सा कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाली नेचर है, सब्स्टिट्यूशन है ये तो, है ना। तो OCH3 वैसे का वैसे लगा, एक स्टार वाले पे लग गया, और यहाँ क्या आ गया OCH, ठीक है। लेकिन OCH3 का क्या मकसद है, तो यहाँ उसने आपसे एक चीज और पूछी है कि मेजर कौन सा है। अगर तो सिंपल यही पूछा कि दोनों बनेंगे तो हम कहते हैं हाँ दो दो बनेंगे, तो हम समझ गए एक क्वेश्चन, और मैंने बताया दो ही क्वेश्चंस हैं, ज्यादा नहीं है। दूसरा क्या है, मेजर कौन सा है, तो यहाँ फिर से मैकेनिज्म पे आते हैं, ध्यान से देखो ये वाला स्टेप। हमें पता है यहाँ डबल था, वहां ट्रिपल हो जाएगा, ट्रिपल के बाद NH2 अटैक करेगा, NH2 अटैक करने के बाद इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोनाइन। अब कार्बोनाइन हमें पता है मेजर माइनर स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, तो हम देखेंगे भी कार्बोनाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कार्बोनाइन को खींचने वाला ज्यादा स्टेबल करता है, डोनेट करने वाला, ये बात क्लियर है सबको। कार्बोनाइन को खींचने वाला अच्छा लगता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, कार्बोकैटायन को डोनेट करने वाला, तो खींचने वाला ज्यादा अच्छा लगता है इसे। अब हम देखते हैं भी कौन सा कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल है, कैसे करेंगे। यहाँ हमें Br लगाया है, हमें पता है वहां पे आप अप्रोक्सीमेट ऐसे बना लो भी एक बार ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, है ना, ऐसे बना होगा। इसके बाद अगर यहाँ NH2 लगाया तो मुझे पता है ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 1 नंबर पे अगर NH2 लगाया तो 2 पे नेगेटिव आया होगा, अगर 2 पे NH2 लगाए, 2 पे NH2 है तो 1 पे क्या होगा, नेगेटिव। आप ये नेगेटिव रख लो, यहाँ NH2 लगाए उसके साथ वाले पे नेगेटिव रख लो, डबल बॉन्ड देख के डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या आती, साथ वाले पे नेगेटिव रख के। अब GOC का क्वेश्चन है कि इन दो कार्बोनाइन में से कौन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला। क्यों ज्यादा स्टेबल है बेटा, -I, +R नहीं लगता। +R कब लगता है, जब ये कार्बन CH2 पे नेगेटिव होता, बेंजीन के ऊपर ही पॉजिटिव नेगेटिव है, उस पे +R इफेक्ट नहीं आता। +R इफेक्ट तब आता है जब बेंजाइल हो, देखो ये CH2 नेगेटिव है, इस पे OCH3 है, ये नेगेटिव है, इस पे OCH3 है, दोनों में इंपॉर्टेंट बना के लिख लो GOC का क्वेश्चन। इनमें से ये वाला +R यहाँ तो अप्लाई होगा, क्योंकि +R देखो ये वाला डबल इधर चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ जाएगा, पहुंच गया। लेकिन अगर इस पे देखें तो अप्लाई नहीं होगा +R, कैसे, ये वाला लोन पेयर यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल आगे कहाँ जाएगा, फिर तो इधर ही जाना चाहिए से, इधर चल जाएगा, ये आगे आ जाएगा, घूम के आ गया। क्या इस कार्बन नेगेटिव को कोई फायदा या नुकसान पहुंचा, इसका तो ये डबल बॉन्ड बस ऐसे घूम गया, इधर से हट के इधर लग गया। इट मीन जब बेंजीन के ऊपर ही नेगेटिव है, बेंजीन वाली रिंग के ऊपर ही नेगेटिव या पॉजिटिव है, तो बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप्स लगे हैं उनका आर इफेक्ट उसे कोई ना तो फायदा पहुंचाता है ना कोई नुकसान, वो ऑपरेट ही नहीं होता। तो ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अगर तो ये CH2 नेगेटिव है तब तो आप लिखोगे +R, यहाँ OH होता था फिनोल, हम करते थे +R है या -R, बाहर वाले कार्बन पे पहुंचता है, इस पे नहीं पहुंचेगा जिस पे नेगेटिव, तो इस पे सिर्फ कौन सा पहुंचेगा, आई इफेक्ट तो हर जगह ऑपरेट होता है, तो इस पे सिर्फ आई इफेक्ट ऑपरेट होगा। ये OCH3 का +R इसे कोई फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा रहा, जिसकी वजह से सिर्फ -I ऑपरेट होगा, क्योंकि वो सिग्मा के थ्रू होता है और सिग्मा का तो इफेक्ट पहुंच ही रहा है, ठीक है। तो यहां लिख लो, इस केस में फर्स्ट केस में R इफेक्ट will operate, यहाँ पे ओनली
माइनस आई विल ऑपरेट। तो ये अलग से जीओसी का क्वेश्चन बना देंगे, है ना, कभी ऐसे कंफ्यूज कर दे आपको। तो बेंजीन के ऊपर ही अगर नेगेटिव पॉजिटिव आते हैं तो उसके ऊपर नहीं आर का फायदा या नुकसान होता, साथ वाले पे अगर पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं तो ही फायदा या नुकसान होता। हो जाएगा, चेक करो, या दोनों ही कर दें, दोनों पे तो फिर तो एक ही चीज हो गई, फिर तो हमें कहाँ जीओसी आई अगर दोनों पे हो गया। दोनों पे तो दोनों सेम सिचुएशन तो नहीं है ना, अलग अलग सिचुएशन है। एक में तो सी पे नेगेटिव है, एक यहाँ नेगेटिव है। कौन सा कंजुगेशन, चलो ऐसे देख लो कौन सा कंजुगेशन में आता है, ये वाला डबल के साथ कंजुगेशन में है, ये वाला तो डबल के ऊपर ही आ गया, क्या ये कंजुगेशन है? देखो इसे मैं ऐसे लिख देता हूं सिंपल टर्म में, किसमें रेजोनेंस आएगा? फर्स्ट में, सेकंड में नहीं आएगा, है ना। तो इसमें रेजोनेंस ऑपरेट होता है, रेजोनेंस ऑपरेट, इसमें रेजोनेंस डू नॉट ऑपरेट। हो जाएगा। तो ये विनाइल है बेटा, ये क्या है? अलाइल। तो अगर कभी बेंजीन के ऊपर ही नेगेटिव पॉजिटिव आते हैं दैट इज विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक के ऊपर रेजोनेंस नहीं होता। अगर तुम्हें लग रहा है सर ये तो इस साइड से आ जाएगा, इस साइड से ये वाला दो डबल बॉन्ड इकट्ठे बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो बेंजीन में अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव है तो विनाइलिक है, उसमें उल्टी साइड से आ नहीं सकता, हम कहेंगे इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। तो ये वाला ऐसे लिखिए। तो हमने पढ़ा है कंजुगेशन होता है पाई सिग्मा नेगेटिव, ये नहीं होता भी पाई के ऊपर नेगेटिव, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम इस तरह आई यूज करेंगे। इट मीन जो भी साइड चेन लगी रहेगी वो देखेंगे भी कार्बोनाइन को स्टेबल करती है नहीं, लेकिन ओनली माइनस आई या प्लस आई विल ऑपरेट, आर इफेक्ट विल नॉट ऑपरेट। ये बात समझ आ गई? अब देखते हैं दोबारा से, आपको क्या करना है, बी आर देखना है। यहाँ डबल था, वहां क्या बना देना है, 1 2 लिख के ट्रिपल, 1 पे NH2 रख दिया तो 2 पे नेगेटिव रख दो, 2 पे NH2 रख दिया तो 1 पे नेगेटिव। दोनों नेगेटिव में से सिर्फ माइनस आई देख के, आई इफेक्ट देख के बताना है कौन ज्यादा स्टेबल। सेकंड वाला क्योंकि ये क्लोज आ गया नेगेटिव आई, तो माइनस आई इफेक्टिव हो गया, ये भी माइनस आई है लेकिन लेस है, ये क्या है, मोर है। तो दिस इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल है तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर। तो बस दो क्वेश्चन गिन के हैं इस मैकेनिज्म के। पहला, दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो यहाँ Cl है वहीं पे लगाना है, एक साथ वाले नेबर पे लगाना है, ठीक है। 50% चांस है ये आ जाए। सेकंड, 50% है भी साथ में एक साइड चेन लगा हो, आपको मेजर पूछ ले, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लगा हुआ है, साथ वाले पे नेगेटिव रख लो, उस नेगेटिव को सिर्फ आई इफेक्ट लगा के देखना है भी कौन सा ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल है वो क्या बनेगा, मेजर। कर लोगे? अब OCH3 है तो माइनस आई है, आर तो भूल जाओ, लेकिन अगर अकेला CH3 होता तो प्लस आई होता, तो प्लस आई के बेस पे बता सकते थे कौन सा ज्यादा स्टेबल होता। तो ऐसे दो ही तरह के क्वेश्चन है, या तो एक ग्रुप होगा माइनस आई या फिर क्या होगा, प्लस आई, उसके बेस पे आप आंसर बताते। हो जाएगा। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार और कर दो मुझे। पैरा पे मैंने OCH3 लगा दिया, यहाँ पे Br लगाया है, दो प्रोडक्ट बना के दे दिया आपको, आपको सिर्फ ये बताना है मेजर कौन सा है माइनर कौन सा है, बोलना नहीं है, कॉपी पे लिख के बैठो। फर्स्ट मेजर है या सेकंड मेजर है, इसे सिने प्रोडक्ट कहते हैं। एनसीईआरटी दे दे बेटा मुझे, +1 की बुकलेट, अल्काइल हैलाइड का बुकलेट है किसी के पास? एनसीईआरटी दे।
कर लिया बेटा सबने? कुशल बता रहा है फर्स्ट मेजर है अभी। फर्स्ट में यहाँ पे नेगेटिव रखें, इसमें यहाँ नेगेटिव रखें, क्योंकि 1 2 तो इसी को करेंगे ना, यहाँ डबल बॉन्ड है वहां ट्रिपल बनेगा। पहले तो 1 2 करना सीखो। 1 2 में से एक जगह तो वही लगा के दे देगा, दूसरे पे आपने क्या रख लेना है, नेगेटिव। ये इसने लगा दिया, मैंने यहाँ नेगेटिव। अब OCS3 का माइनस आई है, चेक करो कहाँ ज्यादा स्टेबल है। फिर फर्स्ट नजदीक है, इसमें क्या है, दूर है, तो ये वाला मोर स्टेबल। जो ज्यादा स्टेबल है वो मेजर कर लोगे। तो सिंपल 2 क्वेश्चन सिर्फ, और कोई नहीं है, सिर्फ 2 क्वेश्चन। कभी भी आ जाए बेंजाइन मैकेनिज्म, 2 क्वेश्चन। एक तो 2 प्रोडक्ट, एक यहाँ BR है वहीं पे, एक साथ वाले पे। दूसरा मेजर माइनर, तो नेगेटिव रख लो, नेगेटिव को -i + i से देख लो कौन सा ज्यादा स्टेबल है। बस गिन के 2 क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। फाइनली लास्ट मैंने वैसे तो आपको हाइब्रिडाइजेशन में, केमिकल बॉन्डिंग में भी ये DPP में क्वेश्चन दिया था, फिर भी आप एक बार लिखो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन बेंजाइन। याद है? व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन बेंजाइन। तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से sp नहीं होएगी भी, क्या रहती है, sp2 ही रहती है ना। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट ये है जो केमिकल बॉन्डिंग में पूछा जा सकता है। ये वाला ट्रिपल बॉन्ड याद रखो, कार्बन बेंजीन अपना एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं लूज करता, रखता है sp2 ही है। sp2 का मतलब यहाँ जो P है वो है ही नहीं, ये एक sp2 हाइब्रिड है, ये भी क्या है, एक sp2 हाइब्रिड है। और sp2 में जितनी को ओवरलैप हो गई बहुत कम होगी ऑब्वियसली, उसी से पाई बॉन्ड बना हुआ है। नहीं तो बेंजीन अगर sp कर लेता तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर चला जाता, और बेंजीन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसका एरोमेटिक कैरेक्टर। तो एक GOC का क्वेश्चन और बनता है कि बेंजाइन में, इन बेंजाइन आपको ऐसे लिखा दिया जाएगा कि 2 हैं sp कार्बन और 4 हैं sp2, और हमने जल्दी से टिक कर देना, लेकिन ऐसा है। इन बेंजाइन ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और पहली बार है कि पाई बॉन्ड का जो रूल है वो तोड़ा है, क्योंकि पाई बॉन्ड हमेशा साइड वाइज ओवरलैप से बनता है, p ऑर्बिटल, ऐसे याद है पाई बॉन्ड बनता है। पहली बार है कि बेंजाइन में पाई बॉन्ड हाइब्रिड की ओवरलैपिंग से बना हुआ है ना। तो एक ये स्टेटमेंट आया था, असर्शन रीजन टाइप बन गया। असर्शन बन गया कि क्या बेंजाइन में सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, तो हम कहेंगे ठीक है। एक स्टेटमेंट और दे दे भी, बेंजाइन में जो p बॉन्ड है वो एक्सेप्शनल है, दैट इज फाउंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ 2 sp2 हाइब्रिड्स, तो यस है ना, ये केमिकल बॉन्डिंग का जो एक्सेप्शन। तो सेकंड पॉइंट है, पाई बॉन्ड is formed by overlapping of 2 sp2। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन भी बनता है इसमें से, GOC का क्वेश्चन भी निकल आया। कार्बोनाइन जो आपको बताया कि बेंजीन के ऊपर नेगेटिव है तो R नहीं लगेगा, है ना, GOC का क्वेश्चन भी निकल आया। खुद के मैकेनिज्म में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन, एक नया इंटरमीडिएट पता चल गया बेंजाइन। अब इंटरमीडिएट 5 हो गए टोटल, कार्बोकेटाइन, एनाइन, फ्री रेडिकल, डिटेल पढ़े थे हमने 3, कार्बीन आ गया, बेंजाइन। एक लास्ट वाले चैप्टर में एक और पढ़ेंगे नाइट्रीन, वो भी सिर्फ एक लास्ट रह जाएगा, फिर हमारे 6 टाइप के इंटरमीडिएट भी पूरे हो जाएगा बेटा। ये भी समझ आ गया टॉपिक। लास्ट पे जो हम कल टॉपिक स्टार्ट किया था, कुछ एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड NCERT के, वो कंप्लीट कर रहे हैं, कंटिन्यू करो। कल हमने क्लोरोफॉर्म का टॉपिक कर लिया, हेलोफॉर्म का। लास्ट एक उसमें 1-2 टॉपिक और हैं, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। पहला इंपॉर्टेंट लिख लो DDT। DDT हम आम सुनते हैं डेली लाइफ में, DDT कल NCERT लेके आना, ठीक है, क्लास में। DDT क्या है, बोलना जतिंदर, क्या होता है बेटा ये, डाइक्लोरो, फिर डाइफिनाइल, फिर ट्राइक्लोरो इथेन होता है। डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन।
वर्ड रूट क्या है इसमें पूरे चैप्टर में, पूरे क्वेश्चन में? इथेन। तो पहले इथ बना लिया मैंने, तो नेम पहले एक बार क्रैम कर लेंगे, फिर बनाना उसी से सीखेंगे। वर्ड रूट है इथ, इथ लगा लिया। इथ पे डाई क्लोरो डाइफिनाइल तो एक बोला है, ट्राई क्लोरो एक बोला है। इसका मतलब 2 कार्बन में से सारे एक पे तो लग नहीं सकते, 5 सब्स्टिट्यूट तो हो नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, डाई क्लोरो वाला एक साइड रख लेते हैं, ट्राई क्लोरो वाला दूसरी साइड। तो ट्राई क्लोरो तो मैंने मान लो इधर लगा दिए, इधर क्या लगाने हैं, डाई क्लोरो। लेकिन डाई क्लोरो सीधे नहीं बोल रहा, क्या कह रहा है, डाई क्लोरोफिनाइल। क्लोरोफिनाइल का मतलब ऐसे सोचो भी फिनाइल है बीच में, और यहाँ क्या लगा है, क्लोरो। ऐसे सोचो भी दो, एक फिनाइल है बीच में, आगे क्या लगा है, क्लोरो। अब अगर एच आपको चाहिए कोई एक आधा तो पूरा कर दो, चेक करना इथेन में कोई एच की कमी है तो लगा दो, इस पे लगा दे एच। ठीक है, तो सोचो कैसे बनाया मैंने, पहले इथेन है वर्ड रूट बना लिया। मुझे पता है 5 सब्स्टिट्यूट कह रहा है, एक तरफ तो कह रहा है डाई क्लोरो डाइफिनाइल, एक तरफ कह रहा है ट्राई क्लोरो, तो पांचों एक तरफ तो आ नहीं सकते। याद रखो ट्राई क्लोरो एक साइड पे होते हैं, डाई क्लोरो एक साइड पे। लेकिन डाई क्लोरो अकेला नहीं था, क्या था, डाई क्लोरो डाइफिनाइल। आप इसे ऐसे पढ़ो, डाई ब्रैकेट में क्लोरोफिनाइल, क्लोरोफिनाइल 2 लगे हुए हैं, तो ये इसका नेम बन हो जाएगा। तो इसे डीडीटी किया कर लोगे बेटा, बात समझ आ गई? ये इसका स्ट्रक्चर है। प्रेपरेशन, इसी से हम प्रेपरेशन कर रहे हैं इसकी। एक कल हमने क्लोरल तो नहीं पढ़ा अभी, कल कोई टॉपिक क्लोरल नहीं, एक ये लिख लो, ये कंपाउंड क्लोरल होता है, CCl3COH, साथ में कई बार वाटर लिखा रहता है क्योंकि क्लोरल हाइड्रेट बन जाता है, क्लोरल हाइड्रेट। ये क्लोरल के बारे में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अगर हम CCl3COH, वाटर तो चलो पानी में जाके डिजोल्व भी हो जाएगा ना, इस वाटर का तो पानी में गया डिजोल्व भी हो गया, इसकी अगर रिएक्शन करवाएं NaOH से, तो चेक करना क्या कहीं ये हेलोफॉर्म रिएक्शन का सेकंड वाला पार्ट तो नहीं लग रहा आपको। हेलोफॉर्म में क्या होता था, पहले Cl लगते थे, बाद में Cl निकल जाते थे, क्या ये ऐसा तो नहीं लग रहा अभी सेकंड स्टेप है, हो जाएगा ना। इट मींस पहले Cl लगा ही रखे हैं, लगे ही हुए हैं, तो पहले 3 Cl लगे हुए हैं, अगर ये 3 Cl लगे हुए हैं, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, क्या होगा, ये यहां से टूटता है, क्या बन जाता है, एक तो बन जाता था CHCl3, पीछे क्या रह जाता है HCO, इधर क्या रह गया ON, ऐसे बन जाएगा, हो जाएगा। तो क्लोरल का इंपॉर्टेंस ये आता है भी, हमें कहता है अगर 100% प्योर, वेरी प्योर क्लोरोफॉर्म बनानी हो, वो इससे प्रिपेयर होती है, वेरी प्योर क्लोरोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड। तो कहीं वही क्वेश्चन थोड़ा तोड़ मोड़ के पेश करे तो ऐसे आ सकता है भी, इनमें से किसमें वेरी प्योर क्लोरोफॉर्म बनेगी, इसमें बनेगी, क्योंकि इसमें जो पहला ऑप्शन था ना, उसमें हम 100% श्योर नहीं थे कि 3 ही क्लोरीन लगेंगे, हो सकता है कुछ एक मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन ही लगे, हो सकता है कुछ एक में 1 ही लगे। अगर श्योर नहीं हो आपके 3 ही लगेंगे, तो फिर हमने अगर प्योर बनानी है 100%, तो पहले से 3 लगा के एक मॉलिक्यूल बना लिया जिसे कहते हैं क्लोरल, उसमें NaOH डाल देते हैं। अब तो 3 लगे ना लगे, अंडरस्टूड ये भी 3 वाला ही बनेगा, तो 100% क्या बनेगा आपका, क्लोरो। कर लोगे? अब यही क्लोरल को मैं यहाँ उठा के ला रहा हूँ, ये वाला हिस्सा देखना, अगर यहाँ से तोड़ दें और यहाँ मैं O लगा दूं, यहाँ पे लगा देते हैं O, क्या ये क्लोरल लग रहा है आपको, क्लोरल लग रहा है? ये क्लोरल क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करवा दो, हमें पता है बेंजीन की रिएक्शनें ऐसे होती हैं भी ऑर्थो पैरा से H निकल जाते हैं ना, H निकल जाते हैं और इलेक्ट्रोफाइल लगे जाता है, इट मींस ऑर्थो पैरा वाले H, 2 क्लोरल का क्या निकाल देंगे, O, रिएक्शन करवा दो, हीट करो, क्लोरल का O, इधर से पैरा वाले ज्यादा इजी हैं क्योंकि ऑर्थो वाले पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, पैरा वाले 2H निकले, 2H को वाटर निकल गया, वाटर निकल के क्या बन गया, DDT बन जाएगा। तो बनाना सीखो, सिर्फ नाम याद कर लो, नेम कैसे है, डाई क्लोरो डाइफिनाइल
इधर से ट्राइक्लोरोइथेन। तो एक तरफ है डाइक्लोरोफिनाइल, एक तरफ है ट्राइक्लोरो क्या है इथेन। बनाया कैसे है ये याद है? ऐसे हमने एक थैलिक एनहाइड्राइड बनाया था फिनोल का, उसमें भी यही किया था कि एक O निकाल दी थी, फिनोल के क्या निकाल दी थे, पैरा से 2 H। तो वैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, बेंजीन के पैरा से 2 H निकल गए, इधर से एक O निकल गया, 2 H एक O, वाटर निकल गया, वाटर निकल के ऐसे जुड़ जाता है, इसे क्या कहते हैं DDT। हो जाएगा। तो इसकी प्रेपरेशन, तो स्ट्रक्चर आ गया, प्रेपरेशन आ गई, नेम आ गया। IUPAC आप खुद लिख सकते हो, बिस करके लिखेंगे इसे, है ना, बिस क्लोरोफिनाइल। IUPAC आप लिख के लेके आना, खुद लिख लेना इसका। और एक बस यूज है, यूज हमें पता है इंसेक्टिसाइड यूज होता है, स्पेशली मॉस्किटो किलर है। ठीक है, जो मलेरिया रेडिकेशन हुई हमारी कंट्री में, सबसे बड़ा योगदान इसका था DDT का। हमने बहुत ज्यादा DDT यूज किया है, तब जाके मलेरिया रेडिकेट हुआ इंडिया में। लेकिन आजकल हमने इसे यूज करना थोड़ा बंद कर दिया, बायो। तो इस वजह से चलो हमें सिर्फ इतना दिया हुआ है, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसे NCERT में से पढ़ लेना। केमिस्ट्री वाला टॉपिक मैंने समझा दिया, कोई एक आधी लाइन और लिखी हो वो आपने रीड कर लेना पैराग्राफ में। हो जाएगा। नेम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, बनता कैसे है, इंसेक्टिसाइड। हो जाएगा बेटा। लास्ट एक टॉपिक रह गया, फ्रीओन्स। फ्रीओन्स हमने पढ़े हैं कहीं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन सुना हो, CFCs। तो एक लास्ट टॉपिक दिया हुआ है, CFCs या फिर फ्रीओन्स भी बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम कहते हैं अगर कार्बन के ऊपर सिर्फ क्लोरीन और फ्लोरीन लगे हों, जैसे CF2Cl2, CFCl3, CF3Cl, 2 कार्बन हो, इट मींस कार्बन के ऊपर फ्लोरीन क्लोरीन लगे हों या H लगे हों और कुछ ना लगा हो, इन्हें क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जल्दी मिथेन्स होते हैं, इथेन भी बना रखे हमने, प्रोपेन भी हो सकते हैं, ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, मींस हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूटेड बाय ईदर फ्लोरीन्स और क्लोरीन्स और बोथ, उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, बनाना इजी रहेगा, स्वार सिलेक्शन करवाते जाओ। जैसे मान लो मीथेन से बनाना है, पहले मैं मीथेन पे क्लोरीन सनलाइट एक्सेस डालूंगा। एक्सेस का मतलब एक H हटा एक क्लोरीन, फिर दूसरा H हटा दूसरा क्लोरीन, सारे के सारे हटा देते हैं, एक्सेस डाल दिया तो CCl4 बना लो। अब CCl4 के बाद आपका कंट्रोल है, अब कितनी बार स्वार सिलेक्शन करवाओगे उतनी बार Cl हट के क्या लगता जाएगा? F। याद है स्वार सिलेक्शन? Cl हटाते थे, क्या लगाते हैं? F लगाते। तो मान लो मैं एक AgF से रिएक्शन करवाता हूं, तो एक Cl हटा के एक F लगा, एक बार और करवा देता हूं AgF, तो एक Cl और हटेगा, तो इन्हें कहा जाता है फ्रीओन। ठीक है, कर लोगे? ये CFCs हैं। प्रेपरेशन समझ आ गई कैसे करनी है? पहले सारे क्लोरीन लगा लो, उसके बाद जितने का F चाहिए आपको उतनी बार स्वार सेक्शन करवाते जाओ, F लगाते जाओ। हो जाएगा। लास्ट इसका यूज लिख लो, यूज क्या दिया हुआ है? हाँ, यूज लिख लो, these are used in refrigeration, these are used in refrigeration and as aerosols, and as aerosols। रेफ्रिजरेशन एक यूज है, एंड एरोसोल्स,
एरोसोल जो फॉर्मिंग क्रीम्स आती हैं आपकी फ्रोदिंग वाली, उसमें ये भरा है, हमने शेक किया, एकदम से सारा झाग बाहर आ गया, तो उसमें ये वाली गैस भरी होती है। ये दोनों में एक ही प्रिंसिपल है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC में ऐसा क्या खास बात है कि हम इसे दो यूज में रेफ्रिजरेशन इसमें यूज कर रहे हैं? तो इनमें खास ये है बेटा कि अगर अकेला मीथेन होता तो लिक्विफाई करना थोड़ा मुश्किल होता, क्योंकि इसका मोलर मास कम है। हमने इसमें फ्लोरीन क्लोरीन लगा के काफी मोलर मास बढ़ा लिया। बताओ मोलर मास बढ़ने से वंडरवाल फोर्सेस क्या हो गई? बढ़ गई। वंडरवाल फोर्स बढ़ने से लिक्विफाई करना क्या हो गया? इजी हो गया। तो हम इसे थोड़ा सा प्रेशर लगा के लिक्विड बना के किसी कंटेनर में भर देंगे हाई प्रेशर पे। अब जैसे तुम शेक करके कंटेनर खोलोगे, प्रेशर कम हुआ तो दोबारा गैस बन जाएगी, दोबारा गैस बन जाएगी, तो इसी को हम क्या कहते हैं? एरोसोल। तो इसे लिक्विफाई करना इजी रहता है। हमने फ्लोरीन क्लोरीन लगा के मोलर मास बढ़ा के वंडरवाल फोर्स बढ़ा के ऐसी गैस तैयार कर ली, जिसे थोड़ा सा प्रेस किया और वो क्या बन जाए? लिक्विड। उसे एक टाइट कंटेनर में भर देते हैं। जैसे ही कंटेनर ओपन होगा, प्रेशर एकदम से रिलीज हो जाएगा, लिक्विड वाला क्या बनेगा? एकदम से गैस। गैस बनेगी तो बहुत सारी फॉर्म बन जाएगी। इस वजह से किसमें काम आते हैं? एरोसोल। तो जहां भी आपको एरोसोल वाला चाहिए वहां पे हम ये कर सकते। क्लियर है? दूसरा, अब ये इजिली लिक्विफाइबल गैसेस हैं, इससे क्या होगा? इनमें वंडरवाल फोर्सेस ज्यादा हैं। वंडरवाल फोर्स ज्यादा मींस अब थोड़ा सा आपको और प्रेशर देना है माइंड पे। एक टॉपिक पढ़ा था, जाउल थॉमसन इफेक्ट। जाउल थॉमसन इफेक्ट इज के अगर हम एडियाबाटिक एक्सपेंशन करवाते हैं गैसेस की तो कूलिंग होती है। इसे हमने रेफ्रिजरेटर में, एसीज में यूज किया था। अमोनिया भरते थे, याद होगा। क्या होता है अगर आप गैस को कंप्रेस करते हो, कंप्रेस करके छोड़ देते हो और वो दोबारा अपने आप एक्सपैंड होगा, तो जब वो एक्सपैंड होगा गैस, उसमें वंडरवाल फोर्सेस को तोड़ना पड़ेगा। वंडरवाल फोर्स को तोड़ने में उसे वर्क करना पड़ेगा, तो उसकी एनर्जी खर्च होएगी, कंज्यूम होएगी। अगर एनर्जी कंज्यूम होएगी तो हमने सिस्टम बना रखा है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब थर्मस फ्लास्क के अंदर हो रही है सारी चीज, तो क्या बाहर से एनर्जी वो ले सकता है? नहीं। तो क्या हो रहा है, हमने कंप्रेस करके ऐसे छोड़ दिया गैस को, अब वो धीरे धीरे अपने आप एक्सपैंड हो रही है। एक्सपैंड करने में उसकी एनर्जी लग रही है, तो उसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा, जिससे आपका कूलिंग होता है। तो मैंने आपको समझाया था, ये आपका एसी कंप्रेसर है। हम इलेक्ट्रिसिटी से पिस्टन चलाते हैं, वो पिस्टन क्या करता है? कंप्रेसर का वो गैस को दबा देता है। दबा तो दिया लेकिन फैलेगी अपने आप। जब गैस फैलेगी, जोर लगाना पड़ेगा, तो उसकी एनर्जी लगेगी तो गैस की एनर्जी कम हुई, मींस टेम्परेचर कम हुआ, बाहर से एडियाबैटिक आ नहीं सकता। इस तरह जितनी बार आपका ये कंप्रेसर चलेगा, कंप्रेस किया एक्सपेंशन हुई, कंप्रेस किया एक्सपेंशन हुई, हर बार थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। तो इससे क्या होती है? कूलिंग। अब इसमें फिर ज्यादा बेटर है कि कोई ऐसी गैस भरें जिसमें फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि जब वो गैस कंप्रेस करके एक्सपैंड होती है ना, उसमें एनर्जी खर्च सिर्फ इस वजह से होती है कि गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो आपस में जो फोर्सेस हैं वो तोड़नी पड़ेंगी। अगर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग तोड़नी पड़ेंगी तो ज्यादा एनर्जी खर्च होएगी। जितनी एनर्जी ज्यादा खर्च होएगी उतना ही डिक्रीज इन टेम्परेचर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसे हम कहते थे जाउल थॉमसन इफेक्ट। तो वहां हम क्वेश्चन में स्टेट्स ऑफ मैटर में करते थे भी कौन सी गैस बढ़िया है, तो हम अमोनिया लिखते थे। लेकिन आजकल उससे भी बेटर आप देखना, एसी में लिखा होता है यही वाली गैसेस होती हैं, फ्री ऑन 1 2, फ्री ऑन करके लिखा रहता है एसीज में। तो ये गैसेस भरी जाती हैं। रीजन अभी आपको बताया कि इनमें वंडरवाल फोर्सेस बहुत ही ज्यादा, इतनी की ज्यादा है कि जैसे आप कंप्रेस करके छोड़ोगे तो इन्हें दूर दूर जाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, जिसकी वजह से कूलिंग भी बहुत ज्यादा होगी। तो हम इसे रेफ्रिजरेशन में, एसीज में भरते हैं फ्री ऑन्स। कर लोगे? तो इसके दो यूज हैं बेटा, रेफ्रिजरेशन है, एरोसोल, दोनों में एक ही लॉजिक लग रहा है कि इनमें वंडरवाल फोर्स ज्यादा है, उसी से हमने ऐसे लॉजिक बनाए। कर लोगे बेटा? लेकिन अब आते हैं यूज के बाद इसका डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है, वो आपको पता है। हाँ, तो लिख लो, इनका डिसएडवांटेज भी है एक। डिसएडवांटेज इज these gases cause ozone layer depletion. These gases cause
ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन करवाते। नीचे लिख लो स्पेशली जो रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरीन रेडिकल्स बन जाते हैं इनके, क्लोरीन रेडिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। जैसे ही हाई एटमॉस्फेयर में जाएंगे सनलाइट से गैसें टूट जाएंगी, तो इनमें से क्लोरीन रेडिकल जो है वो डेंजरस है। क्लोरीन रेडिकल ओजोन से रिएक्ट करने लगे आता है, जिससे ओजोन लेयर में होल होते जा रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है। और हमें पता है ओजोन लेयर हमें कहां से प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेज से, है ना। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इसका यूज हमें कम करना चाहिए। जितना हो सकता है हम रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं इसकी, लेकिन यहाँ अनअवॉइडेबल है वह हम कर रहे हैं। जैसे एरोसोल में कोई जरूरी नहीं है, कम एरोसोल जो कम फैलता हो वैसा कोई ले लेंगे। एसी के बिना तो तुम बैठते नहीं हो, है ना। तो फिर वहां हम अभी तक करे जा रहे हैं, जब कोई इसका चीपर रिप्लेसमेंट मिल जाएगा तो हट जाएंगे, है ना। अभी तक ऐसा नहीं है कि रिप्लेसमेंट नहीं मिले, मिल गए लेकिन कॉस्टली बहुत है। तो अभी भी आपके एसी में कभी आप देखना कोई गैस भरने वाला आए जा लिखा हो तो उस पर लिखा रहता है कि इसमें फ्री ऑन ये वाला है, ऐसे भरा जाता है। हो जाएगा बेटा। तो ये दो टॉपिक हैं। थर्ड एक BHCM पढ़ा है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन की अगर क्लोरीनेशन करवाते थे सनलाइट की प्रेजेंस में, सारे Cl लगे आते थे। तो ये हम पढ़ा है, एरोमेटिक में बता दिया था, फिर से लिख लो यहाँ, फिर से आपको हो सकता है बुकलेट में क्वेश्चन मिले। इसे कहते हैं BHC, गैमैक्सेन, है ना। ये भी हमने उसमें हाइड्रोकार्बन में NCERT में अंडरलाइन करवा दिया था आपको, वहां लिखा हुआ था BHC, गैमैक्सेन कहते हैं। ये भी इंसेक्टिसाइड यूज होता है। तो एक शॉर्ट BHC हो जाएगा। तो ये चार जो मुझे लगते हैं कि इनमें से घुमा फिरा के क्वेश्चन आए, मैंने डिटेल पढ़ा दिए। उसने बहुत ही छोटा सा एक पैराग्राफ क्लोरोफॉर्म का दिया है, एक छोटा सा DDT का दिया है, एक छोटा सा फ्रीऑन का दिया है। मैंने डिटेल पढ़ा दिया क्योंकि इनमें से प्रीवियस ईयर में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे। खासकर क्लोरोफॉर्म तो बहुत ही वाइड गए हैं हम, आइडोफॉर्म टेस्ट वाला आता है। DDT में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, बनता कैसे है बस ये वाला। फ्रीऑन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीशन वाला पॉइंट हमसे पूछा जाता है। अब बाकी तुम एक बार NCERT पढ़ के आओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज कल हम उसमें से पढ़ेंगे NCERT में से, है ना। तो इस चैप्टर का NCERT कल लेके आओ, क्लास कराओगे इतना। आज तुम्हारा एक्स्ट्रा टाइम में टेस्ट रखा हुआ है, 11:30 आ रहे हो, जो 11:30 आ रहे हैं 11:30 आ जाए, जो उसके बाद आना चाहते हैं उसके बाद आ जाए, ठीक है। इतना कर दो। अभी तुम ऑनलाइन किससे आ रहे हो, एना, लक्ष्य सिंगला, दिव्यांश राणा, क्या रीजन है बेटा? बुखार है, फीवर है ना आपका? सबको फीवर है? तो मैं ऑनलाइन शेयर करूंगा, लेकिन 12:30 के बाद करूंगा बेटा। एक बार ऑफलाइन हो जाने दो टेस्ट, फिर ऑनलाइन शेयर कर दूंगा, तब करके मेल कर सकते हो हमें।